Hello, aspirant. How are you? All good? So, aspirant, as we have started our class and we are taking up modern Indian history, as in the last class we left, and from where we are here to continue the remaining part. तो दोस्तों हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है पिछली क्लास में कुछ कवर किए थे और अब हम उसके आगे कवर करने से पहले हम चाहते हैं कि थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं ताकि जो हमारे नए साथी जुड़े होंगे उनको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो और आपके लिए रिवीजन भी हो जाएगा। तो दोस्तों हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हमारी रेफरेंस बुक हमने स्पेक्ट्रम को लिया है, तो हमने उसे शुरुआत कर दिया है और हमने यूनिट सेकेंड चैप्टर थर्ड से हम इंडियन हिस्ट्री की चर्चा करते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में जैसा बताया था कि सेवेंथ सेंचुरी के अंत में रोमन अंपायर रोमन अंपायर जो इस क्षेत्र में फैला हुआ था, आप यहाँ देख सकते हैं ये रोमन अंपायर। सेवेंथ सेंचुरी आते आते इस अंपायर का डिक्लिनेशन लगभग लगभग अपने चरम सीमा पर था और जब ये अंपायर का पतन हो रहा था, इस साम्राज्य का पतन हो रहा था, तो इधर यहाँ पर आप देखेंगे कि 15th सेंचुरी में इधर ओटोमन अंपायर भी अपना साम्राज्य स्थापित कर रहा था। तो इधर अरब्स अरब्स ओटोमन अंपायर से संबंधित हैं और इधर जो अंग्रेज हैं वो रोमन अंपायर से हैं। देखिए, तो इधर रोमन अंपायर और इधर अरब अंपायर, अरब यानी अरब ओटोमन अंपायर। तो सेवेंथ सेंचुरी के अंत में रोमन अंपायर का डिक्लिनेशन होता है और इस डिक्लिनेशन के साथ जो डायरेक्ट ट्रेड होता था इंडिया के साथ वो सीधे तौर पर प्रभावित होता है, क्योंकि यहाँ पर अरब्स एज अ इंटरमीडियरी यहाँ पर आ चुके थे और कोई भी ट्रेड जो इधर लैंड रूट और सी रूट से होता था वो सारे दोनों रूट पर अरब्स का कंट्रोल था और इसलिए अब जो है यूरोप से डायरेक्ट ट्रेड में समस्या आने लगी थी। तो इस रूट को के का अल्टरनेटिव रूट निकालने के लिए यहाँ पर लोग प्रयास करने लगे यूरोप में और उस प्रयास में यहाँ पर आप देखेंगे कि एक पुर्तगाल है और स्पेन। तो पुर्तगाल और स्पेन के दो समुद्री यात्री जो एक कोलंबस है और एक वास्को डी गामा, एक ट्रीटी के तहत इन दोनों का रूट डिसाइड हो जाता है कि कौन किधर जाएगा, क्योंकि अब दो लोग रेडी हो चुके थे एक अल्टरनेटिव डायरेक्ट रूट की खोज के लिए। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ टोडेसिलास, जो 1494 में होती है, ट्रीटी ऑफ टोडेसिलास। इस ट्रीटी के अनुसार अटलांटिक सी को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है। तो अटलांटिक सी को दो हिस्सों में बांटने के बाद यहाँ पर देखेंगे आप कि जो इस लाइन के ईस्ट और इस लाइन के वेस्ट, तो इस लाइन के वेस्ट में इधर स्पेन को जाना था कि इधर की समुद्री यात्रा स्पेन कवर करेगा और इस लाइन के ईस्ट यानी कि इधर पोर्तुगल जाएंगे। तो ये आपको ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिलास में मिलेगा। ठीक है, तो ये हुआ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर स्पेन या कोलंबस आता है और अमेरिका की खोज करता है और इधर से आते हैं वास्को डी गामा जो इंडिया की खोज करते हैं। तो इंडिया की खोज और अमेरिका की खोज दोनों ही इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट है, क्योंकि इन्होंने उसके बाद तो दुनिया का इतिहास ही बदल दिया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1498 में यानी कि 1497 में यहाँ से निकल जाता है, लगभग 11 महीने में वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप से होकर के यहाँ पर आप देखेंगे इसको इसको इससे होकर के यहाँ पर सीधा इंडिया पहुँचते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और छोटी सी जानकारी आप याद रखिएगा कि 1487 में बार्थोलोमियो डियाज थे। बार्थोलोमियो डियाज जो
इस जगह तक आ चुके थे, इस अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट तक आ चुके थे और वो ये समझ बैठे थे कि उन्होंने इंडिया की खोज कर ली। लेकिन ये मिथ 1498 में टूटता है जब वास्को डिगामा 3 शिप्स के साथ सीधा इंडिया के केरला क्षेत्र पहुंचता है और वहां पर हिंदू रूलर जैमोरिन उसका स्वागत करते हैं। तो यहाँ पर ये अकेला पहुंचा भी नहीं था, यहाँ पर एक गुजराती पायलट था जिसका नाम था अब्दुल माजिद। अब्दुल माजिद अब्दुल माजिद अब्दुल माजिद जो कि एक गुजराती पायलट था, तो उसके नेतृत्व में यहाँ केरला के कालीकट पर पहुंचता है कौन? वास्को डिगामा अपने 3 शिप्स के साथ। और जब यहाँ पर ये पहुंचता है तो इसका स्वागत कौन करते हैं? केरला के हिंदू रूलर जैमोरिन। जैमोरिन इसका खूब जोर शोर से स्वागत करता है। और लेकिन जब ये यहाँ पहुंचता है, अब हम सीधा इंडिया के मैप में आपको ले चलते हैं, वहाँ से चीज़ों को दिखाते हैं। तो यहाँ पर जब जैमोरिन पहुंचता है, देखिए ये है कलिकट, यहाँ ये कलिकट है, देख लीजिए यहाँ पर ये आता है तो जैमोरिन इसका स्वागत करता है। तो इसका देखिए यहाँ पर पहुंचने पर ऐसा नहीं था कि इससे पहले कोई और नहीं पहुंचा था, उससे पहले भी अरब यहाँ पर पहुंचे थे। वो लोग यहाँ से ट्रेड करते थे और अरब से नहीं और कई सारे देश वाले यहाँ से इंडिया से ट्रेड करते थे और वो लोग इंडिया के रूल और रेगुलेशन को भी मानते थे। तो शांतिपूर्वक ट्रेड होता था। लेकिन जब यहाँ पर ये आते हैं वास्को डिगामा, तो वास्को डिगामा के इंटेंशन को कोई समझ नहीं पाता है और इंडियन रूलर बस अदर ट्रेडर की तरह इनको भी लगता है कि वो भी वास्को डिगामा यानी कि पुर्तगाली जो है उन्हीं के जैसे हैं। लेकिन ये गलत था, इन्होंने इनको अंडर एस्टिमेट किया था। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर पहुंच जाते हैं कलिकट में, आ जाते हैं वास्को डिगामा। जब कालीकट में वास्को डिगामा पहुंचते हैं तो इनका इंटेंशन यही था कि यहाँ के ट्रेड में मोनोपोली अपनी मोनोपोली स्थापित करना। ठीक है, मोनोपोली स्थापित करना, आधिपत्य स्थापित करना और अदर ट्रेडर्स को यहाँ से रिप्लेस करना। ये तभी संभावित होगा, यानी कि संभव होगा जब दूसरे जो ट्रेडर्स हैं यहाँ से वो चले जाएं या उनको भगा दिया जाए या मार दिया जाए और यहाँ से केवल हम यानी कि पुर्तगाली केवल ट्रेड करें। तो इनका इंटेंशन यही था। लेकिन इंडियन रूलर्स को ये बात का एहसास भी नहीं था और इन्होंने खूब इनका वेलकम किया, जोर शोर से वेलकम करते हैं। लेकिन जो अरब ट्रेडर थे वो समझते थे इस बात को, उनको भी अच्छा नहीं लगा था कि ये यहाँ पर आ गए, क्योंकि यहाँ पर अरब और इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का भी टसल होने लगा था। तो ये थी इनकी बात। तो 3 महीना यहाँ रहने के बाद वास्को डिगामा वापस चले जाते हैं यूरोप। जब ये वास्को डिगामा यूरोप चले जाते हैं 3 महीने के बाद, तो यहाँ से लेके गए थे इंडिया से जो सामान लेकर के आए और यूरोप में जो बेचते हैं, तो इससे जो प्रॉफिट होता है ना, तब इनकी आंखें खुल जाती है कि हम लोग कितना महंगा सामान खरीदे थे इस अरब इंटरमीडियरीज से। उसके बावजूद यानी कि वास्को डी गामा इनके कंपेरिजन में सस्ता बेचता है, यहाँ पर सस्ता बेचता है, तो भी इनको काफी ज्यादा फायदा होता है। तो इस चक्कर में वहां से लोगों का आना धीरे धीरे शुरुआत भी हो जाता है और इनको समझ में भी आ जाता है कि एक्चुअली हो क्या रहा। देखिए अभी वास्को डी गामा वापस चला गया है, तो इस दौरान अब कौन इंडिया में आता है? इसके बाद आता है पीएसी आता है, यानी कि पेड्रो अल्वारेज कब्राल। तो ये कब आता है? पीएसी, मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में पीएसी बोलता हूँ ताकि याद रहे। तो पेड्रो अल्वारेज कब्राल ये आते हैं 1500 में। ठीक है, ये 1500 में आते हैं, यहाँ आते हैं कलिकट में और फिर यहाँ पर ये कोचीन में अपनी फैक्ट्री, वो कलिकट में ही फैक्ट्री लगाते हैं। ठीक है, 1500 में आते हैं कलिकट में अपनी फैक्ट्री लगाते हैं और ये फैक्ट्री लगाने के बाद यहाँ के लोकल्स के साथ इनका बहुत मतलब झगड़ा होने लगता है और इस झगड़े में बहुत सारे लोग यूरोपियंस भी मारे जाते हैं, अरब्स भी मारे जाते हैं और फाइनली ये एक ट्रीटी करते हैं
कन्नानोरे और कोचीन के रूलर के साथ मिल करके ट्रीटी कर लेता है। कौन करता है? पीएसी, पेड्रो अल्वारेज कब्राल। तो अब उसके बाद देखिए, यहाँ तक तो ये हो गया, इसका रोल ये समझ में आता है। तो अब 1501 में फिर से वास्को डी गामा वापस आते हैं। जब इस बार वापस आते हैं वास्को डी गामा यहाँ पर, तो ये डायरेक्ट जाकर के जमोरिन से कहते हैं कि देखो, बात ऐसी है कि यहाँ से अरब्स को भगाओ, या अरब्स का यहाँ रहना ठीक नहीं, आप इनको भगाओ। लेकिन जमोरिन इस बात से सहमत नहीं थे। वो अरब्स को यहाँ से भगाना नहीं चाह रहे थे, और उन्होंने अपना इंटेंशन भी सीधा सीधा इनको बता देते हैं वास्को डी गामा को। तो वास्को डी गामा को और जमोरिन के बीच भी मतलब झगड़ा शुरू हो जाता है, यानी इनके पास, इनके बीच भी अनबन हो जाती है। तो यहाँ पर फिर देखिए होता क्या है कि जब वास्को डी गामा आते हैं तो कन्ना नोरे, देखिए जब पीएसी आया था तो इसने अपनी फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? कालीकट में। लेकिन ये जब आता है वास्को डी गामा आता है 1501 में, तो ये अपनी फैक्ट्री कहाँ लगाता है? कन्ना नोरे में। तो आप यहाँ इस बात को समझिए कि देखिए दोनों जगह पर इनकी फैक्ट्री हो गई, एक कालीकट में भी हो गया और एक कन्ना नोरे में। फिर धीरे धीरे काफी कालीकट, कन्नानूर और कोचीन, ये ट्रेड सेंटर की तरह डेवलप्ड होने लगे। कालीकट, कलकट, कन्नानूर, कोचीन, तो दो जगह पर इनकी फैक्ट्री हो गई, और ये तीनों जो है एज ए ट्रेड सेंटर डेवलप्ड हो गए। धीरे धीरे इन्होंने इनको प्रोटेक्शन के लिहाज से कि हमें इन प्रोटेक्शन करने के लिए हमें फोर्टिफाई करना है, तो इसका भी परमिशन ये मांग लेते हैं, इनको मिल भी जाता है प्रोटेक्शन के लिए। अब उसके बाद आते हैं 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जब यहाँ पर आते हैं तो इनको यहाँ का गवर्नर बना के भेजा जाता है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को यहाँ का गवर्नर बना करके भेज, तो इस बात को याद रखिएगा कि ये जो एज ए गवर्नर, ये पहला गवर्नर था पोर्तुगीज का, इंडिया में पहला गवर्नर थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और इनको बहुत इंपॉर्टेंट काम दिया गया था। देखिए काम इनको क्या दिया गया था, मैं पिछली बार भी बताया था कि इनको जो काम मिला था, पहला काम था कि कंसोलिडेट करना, पोर्तुगीज इंटरेस्ट को कंसोलिडेट करना है। फिर उसके बाद क्या था कि देखिए, सबसे पहला काम क्या था कि पोर्तुगीज इंटरेस्ट को कंसोलिडेट करना, कंसोलिडेशन का काम दिया गया था। और ये कंसोलिडेशन वर्ड एक स्टूडेंट की लाइफ में क्या रोल प्ले करता है, मैंने इस पर थोड़ी सी बात की थी, तो आप लोग भी इसको समझिए कि इसका मतलब क्या होता है। तो कंसोलिडेशन, फिर उसके बाद इसको कहा गया था कि स्ट्रेटेजिक कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल करने के लिए, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल स्थापित करने के लिए। और इनकी एक पॉलिसी बहुत फेमस है, ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी। और इनका आप याद रखिएगा, एक बैटल ऑफ दीव होता है, बैटल ऑफ दीव, और फोर्टिफाई करने का भी काम दिया गया था, फैक्ट्री लगाने, फोर्टिफाई करने का। तो सबसे पहले कंसोलिडेशन का देखिए, कंसोलिडेशन का मतलब ये हुआ कि जैसे कि हम लोग बस पढ़ते रहते हैं लेकिन उसको कंसोलिडेट नहीं करते, हम रिवाइज नहीं करते, उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो हम इस वजह से क्या होते हैं, वीक होते जाते हैं, भले ही कितना भी पढ़ लिया हो, कॉन्फिडेंस नहीं रहता। तो उसी तरह देखिए, हम ये कितना भी टेरिटरी जीतते जाएं या अपने नेत्र क्षेत्र में लेते जाएं, लेकिन अगर वहाँ पर अपने लोगों को नहीं बिठा करके वहाँ का कंट्रोल अपने हाथ नहीं लेंगे, तो ये टेरिटरी जीतने का भी कोई फायदा नहीं। तो उनको कंसोलिडेशन का काम दिया गया था। फिर उसके बाद स्ट्रेटेजिक कंट्रोल का काम दिया गया था। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल में बता दूं क्या था कि देखिए, आप इस मैप को ध्यान से देखिए, यहाँ पर इंडियन ओशियन पर गौर करिए, और इंडियन ओशियन में आने के लिए क्या क्या रास्ते हैं। तो उन रास्तों पर नियंत्रण चाहता था पुर्तगाल, कि ये जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट हैं
वहाँ पर हमारा नियंत्रण हो। देखिए, पहला तो ये एडेन की खाई, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, इधर मलक्का स्ट्रेट, ठीक है, यहाँ पर। तो यहाँ पर एडेन है, ठीक है, एडेन, इधर है हॉर्मुज, हॉर्मुज, इधर है मलक्का स्ट्रेट, मलक्का। देखिए स्पेलिंग गलत हो सकती है, डोंट माइंड। तो ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर कंट्रोल चाहता था तब, क्योंकि यहाँ से आप, ये एक सी रूट है, यहाँ से आएंगे आप इंडिया, ये यहाँ यहाँ से भी आएंगे, ये लैंड रूट और सी रूट, और, और ये है। इन सभी जगहों पर पोर्तुगीज ने अपना अपना बेस बनाने का टारगेट बनाया था। तो ये काम दिया गया था इसको कि तुम्हारा काम है ये करना। तो ये काम कर नहीं पाता है। और ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी? ब्लू वाटर पॉलिसी, ये ब्लू वाटर पॉलिसी पे एक परमिट सिस्टम था ये एक्चुअली, कि यहाँ पर इंडियन ओशन में एंट्री लेने से पहले इनसे परमिशन लेना पड़ेगा। तो ये काम भी ये नहीं कर पाया ठीक से। तीसरा था बैटल ऑफ दीव, जो 1507 में लड़ा था। तो बैटल ऑफ दीव में यहाँ पर गुजरात और इजिप्ट के रूलर के साथ इसका फाइट हो जाता है। बैटल ऑफ दीव, आप ये इस जगह को देखिए, ये यहाँ पर होता है बैटल ऑफ दीव, इसी के लिए, इसी के नाम से फेमस है। तो ये बैटल ऑफ दीव, और इस बैटल ऑफ दीव जो कि कब होता है? 1507 में। ये 1507 में जब होता है तो ये अपना बेटा भी खो देता है इस बैटल में। इसका बेटा भी मारा जाता है। इसका तो काफी नुकसान हो गया, लेकिन फिर से ये अपने आप को मजबूती से खड़ा करता है और बदला लेता है, इनको हराता है, ठीक है। तो आप कभी भी याद रखिएगा, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा कौन है? पहले गवर्नर थे, पोर्तुगीज सरकार के द्वारा अपॉइंट किया हुआ, भारत में पहले गवर्नर थे। और इनके मुख्य काम क्या क्या थे ये आप याद रखिएगा, कि इनको कंसोलिडेट करने के लिए कहा गया था और स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर नियंत्रण चाहते थे वहां पर बेस बना करके। और इनके ब्लू वाटर पॉलिसी परमिट सिस्टम जिनको कहा गया था ये भी नहीं लागू कर पाए। बैटल ऑफ दीव की अगर बात करें तो इसमें अपना बेटा खो देता है, जो 1507 में होता है। और फोर्टिफिकेशन करने का भी काम इनको मिला था, जैसे कि वहां पर अंजा दीवा, अंजा दीवा में इनको फोर्टिफाई करने का कहा गया था। अंजा दीवा, कोचीन, कुछ कुछ काम किया इसने और कुछ क्षेत्रों में ये असफल रहा। कन्नानोरे और किलवा, कन्नानोरे एंड किलवा। तो इनको इस क्षेत्र में फोर्टिफाई करने का काम दिया गया था, क्योंकि ये काम इतना आसान भी नहीं था और बहुत सारे दुश्मन भी थे। एक तरफ जमोरिन था और इजिप्ट के रूलर, तो ये सारे दुश्मन बैठे थे, तो काम आसान नहीं था। तो ये हुआ फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की कहानी, ठीक है। आप याद रखिएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, देखिए, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद आते हैं, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बाद अल्फांजो डी अल्बुकर्क, ये थे नेक्स्ट गवर्नर। और जब ये आते हैं अल्फांजो डी अल्बुकर्क, मैं नाम लिख दे रहा हूँ, जिनके पास बुक नहीं होगी अपना देख सकते हैं। अल्फांजो, अल्फांजो डी अल्बुकर्क,
अल्फांजो डी अल्बुकर्क, इस नाम पे याद रखिएगा। फिर जब ये आते हैं तो इनको देखिए, इनको रियल फाउंडर माना जाता है। इनको पोर्तुगीज पावर का रियल फाउंडर माना जाता है इंडिया में। तो इस बात को हम क्यों इनको रियल फाउंडर मानते हैं, क्योंकि जो काम फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को दिया गया था वो काम ये कंप्लीट करते हैं, तो इसीलिए हम इनको रियल फाउंडर मानते हैं पोर्तुगीज पावर का इंडिया में। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, जब ये आते हैं अल्फांजो डी अल्बुकर्क, तो जो काम फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को दिया गया था, जो स्ट्रेटजी कंट्रोल करना था, तो वो ये काम को पूरा करते हैं। स्ट्रेटेजिक नियंत्रण, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, आप याद रखिएगा, मैं जो अभी मैप में बताया था उन्हीं चीज़ों की बात कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद इन्होंने जो ब्लू वाटर पॉलिसी थी, परमिट सिस्टम, उसको भी लागू करते हैं। देखिए, अगर ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित कभी पूछा जाता है तो आप फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को ही लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसी के समय वो पॉलिसी आई थी। और एक और काम इन्होंने किया जो था गोवा का एक्विजिशन। तो गोवा का एक्विजिशन ये किसे कहते हैं, साउथ में बीजापुर के सुल्तान थे, बीजापुर के सुल्तान से गोवा को अक्वायर कर लेते हैं। गोवा को कब करते हैं, 1510 में। तो ये इनके काम थे, और इन्हीं कामों के लिए इनको जाना भी जाता है। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, इन्हीं के टाइम से जो पोर्तुगीज थे वो इंडिया में सेटल होना शुरू कर दिए थे। सेटल मतलब कि पोर्तुगीज के लोग यहाँ रहने लगे और यहाँ की लोकल लोगों से, लोकल लड़कियों से शादी करने लगे, अपने घर यहीं बसाने लगे, काम धाम यहीं करने लगे, खेती किसानी, जमींदारी। और अपने साथ ही इन्होंने बहुत सारी चीजें लाए थे, जैसे कि कैस्यू नट, काजू, ये लाए थे। और तंबाकू, टोबैको, ये लोग लाए थे अपने साथ। तो इनका ये यहाँ पर सेटलमेंट शुरू हो गया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं जो एज ए गवर्नर, वो थे नीनो दा कुन्हा। नीनो डा कुन्हा, नीनो डा कुन्हा। तो नीनो डा कुन्हा जब ये आते हैं, ये सबसे पहले काम क्या करते हैं, सबसे पहला काम ये अपने हेडक्वार्टर को शिफ्ट करते हैं। पहले हेडक्वार्टर कोचीन था, वहां से ये अपने हेडक्वार्टर को गोवा ले जाते हैं। अब गोवा आपको पता होना चाहिए कि 1510 में उसको पोर्तुगीज अक्वायर कर लिए थे। तो कैपिटल शिफ्ट सबसे पहले करते हैं, कैपिटल। अब इनके क्या हो गई, कैपिटल नहीं, हम इसको हेडक्वार्टर बोलेंगे। हम कैपिटल यहाँ पर गलत लिख रहे हैं, ये है इनका हेडक्वार्टर, ठीक है। हेडक्वार्टर इनका हुआ था, हेडक्वार्टर, मुख्यालय। तो शिफ्ट हो गया कहाँ से, कोचीन से गोवा आ गया। ये इनका पहला काम। और इसके अलावा एक चीज जो था नीनो दा कुन्हा के साथ हुआ था, उस समय के जो कंटेम्प्रेरी गुजरात के रूलर थे, बहादुर शाह। बहादुर शाह को मुगलों से डर था। उस समय हुमायूं थे, तो बहादुर शाह जो है हुमायूं से निपटने के लिए हुमायूं से निपटने के लिए ये इनसे मदद मांगता है, पुर्तगीज से मदद मांगते हैं। और उनकी कुछ शर्तें भी थी, पुर्तगीज की शर्तें ये थी कि इनके बीच एक ये जो बहादुर शाह थे कि हम आपको बसीन देंगे, बसीन। तो बहादुर शाह जो है
पोर्तुगीज को अपने साथ लेते हैं, उनका सपोर्ट मांगते हैं। पोर्तुगीज आते तो हैं, तो पोर्तुगीज क्या बोले, पोर्तुगीज को बोला गया कि हम आपको बसीन देंगे, बशीन। और जो दीयू है, दीयू से उनको रेवेन्यू भी देने का वादा किए। तो ये चीज इनके बीच हुआ, गुजरात के रूलर बहादुर शाह और पोर्तुगीज के बीच। पोर्तुगीज, तो ये कब की घटना थी देखो, 1534 की घटना थी ये, 1534 की घटना है। तो ये जब ये सिचुएशन बनती है तो यहाँ पर होता क्या है, ये सारा मामला 1536 में ये जो है क्या नाम है, हुमायूं वहां से जब अपनी फोर्सेस हटा लेता है, गुजरात से वापस चला जाता है। गुजरात से वापस जाने के बाद जो ये पोर्तुगीज, ये इस जहाँ पर बसीन और दीयू है, यहाँ पर ये लोग वहाँ के लोकल वालों से इनकी सामंजस्य नहीं बन रहा था। पोर्तुगीज का, देखिए मैं मैप में दिखा दूं, ये बसीन कहाँ है, देखिए ये ये है बसीन, ये ये बसीन है और ये दीव। तो बसीन को देने के लिए कहा था, बसीन को देने के लिए कहा पोर्तुगीज को, और दीवू से रेवेन्यू देने का वादा किया था गुजरात के शासक बहादुर शाह ने। तो जब हुमायूं यहाँ से विड्रा कर लेते हैं, वापस चले जाते हैं, तो अब यहाँ पर पोर्तुगीज आ चुके थे, और पोर्तुगीज के आने के बाद यहाँ के लोकल लोगों से इनके बीच कोऑर्डिनेशन नहीं बना, ये इनको अपने साथ नहीं ले पाए। तो काफी समस्याएं होने लगी थी, और समस्या इतनी ज्यादा बढ़ गई कि बहादुर शाह ने सुझाव दिया कि हम एक काम करते हैं, हम आपके लोकल्स और आपके बीच हम एक वॉल ऑफ पार्टीशन खड़ी कर देते हैं, ठीक है, एक बंटवारे की दीवार खड़ी करने का सुझाव देते हैं। तो इस सुझाव से पोर्तुगीज सहमत नहीं थे। पोर्तुगीज जब सहमत नहीं थे तो ये वापस जो पोर्तुगीज थे, इनको बहादुर शाह को अपने पास बुलाते हैं, और वहां पर बुला करके वहीं पर इनकी हत्या भी कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई। तो यहाँ तक देखिए, अब पोर्तुगीज धीरे धीरे कहाँ पहुंच गए। पोर्तुगीज आए थे यहाँ पर, कलिकट में आए थे। पोर्तुगीज कलिकट में आए, और कलिकट से होते होते कलिकट, कोचीन, कन्नानोरे, फिर उसके बाद गोवा, गोवा से अब देखो बसीन, दीव, यहाँ तक आ चुके हैं। तो यानी कि इनका जो इतने कम समय में, काफी कम समय में इतना लंबा जो इस पूरा वेस्टर्न कोस्टल कोस्टल रीजन जो है, वेस्टर्न कोस्ट में इनका पूरा नियंत्रण हो चुका था लगभग लगभग। अब उसके बाद ये इनका टारगेट इधर था, धीरे धीरे फिर हुगली तरफ आने का। तो अभी हुगली पे बाद में जाएंगे। तो ये यहाँ तक का सफर हम पिछली बार कवर किए थे, और अब इसके आगे हम लोग कर। तो एस्पिरेंट, उम्मीद करता हूँ कि अभी ये जो हमने रिकैप किया, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आप पिछली क्लास को भी नहीं देखे होंगे तो मुझे लगता है कि चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो ये मेरी छोटी सी कोशिश थी। अब हम नेक्स्ट पार्ट जो है, पार्ट सेकेंड स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं कि फेवरेबल कंडीशन फॉर द पोर्तुगीज। तो यहाँ पर वो फेवरेबल कंडीशन क्या थी जिसने हेल्प किया पोर्तुगीज को यहाँ पर सर्वाइव करने में, तो हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, जब यहाँ पर ये पोर्तुगीज आए थे, तो इंडिया का सिचुएशन क्या था। इंडिया का सिचुएशन ऐसा था कि जो नदर्न इंडिया है, नदर्न इंडिया में अगर गुजरात को छोड़ दिया जाए तो नदर्न इंडिया में छोटे छोटे स्मॉल राज्य थे, ठीक है, गुजरात के अलावा स्मॉल राज्य थे, छोटे छोटे राज्य थे। और दक्षिण भारत की बात करें तो वहाँ पर बहमनी किंगडम भी टूट चुका हुआ था, टूटा हुआ था, वहाँ पर भी छोटे छोटे राज्य थे। और इनकी नेवी का तो कोई जवाब ही नहीं था, इनकी नेवी का कोई जवाब नहीं था, कोई तोड़ नहीं था। और इधर अगर देखा जाए तो अरब मर्चेंट्स जो यहाँ पर बहुत पहले से पहुंचे भी हुए थे, फिर भी वो अ, इनकी जो यूनिटी थी, इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी पोर्तुगीज का, उसका इनके पास कोई तोड़ नहीं था अरब मर्चेंट, और वो लोग इनके आगे ज़्यादा सरवाइव नहीं कर सके। और इन्होंने जो पोर्तुगीज आए थे, पोर्तुगीज अपने साथ कैनन्स भी लेकर के आए थे, जो एक इनको
एक्स्ट्रा एडवांटेज देता है, काफ़ी मजबूती से अपने आप को अरब के सामने सस्टेन करने के लिए। तो जैसा मैंने बताया कि फेवरेबल कंडीशन क्या थी पोर्तुगीज़ के, जो जिसने सपोर्ट किया पोर्तुगीज़ के यहाँ पर। तो देखिए नॉर्दर्न इंडिया में क्या था कि जो किंगडम थे वो बहुत ही छोटे-छोटे थे, और साउथ का सिचुएशन ऐसी थी कि जो बहमनी किंगडम था वो भी टूटकर बिखर चुका था। 5 छोटे-छोटे राज्यों में बँट चुका था वो। और नेवी जो था, नेवी इनकी काफ़ी एडवांस थी। नेवी बहुत ज़्यादा एडवांस थी, और अरब मर्चेंट जब यहाँ ऑलरेडी पहुँचे थे, वो भी इनके ऑर्गेनाइजेशन और यूनिटी के आगे कुछ नहीं थे, तो वो भी सस्टेन इनके आगे नहीं कर पाते। तो उसके बाद आता है पोर्तुगीज़ स्टेट के बारे में थोड़ा-सा हम जानते हैं। इंडियन की जो सबसे बड़ी गलती थी पोर्तुगीज़ स्टेट के बारे में, इन्होंने इसको अंडर एस्टिमेट किया, और जो इन्होंने अंडर एस्टिमेट किया, इसी का इन्होंने फ़ायदा उठाया, और बहुत ही कम समय में इंडिया के कोस्टल रीजन में इनका बहुत ही कम समय, लगभग 50 साल में ही, 50 इयर्स में ही इन्होंने इस पूरे यहाँ तक गुजरात तक पहुँच गए। गुजरात तक देखो, सबसे पहले इन्होंने गोवा के आस-पास का रीजन जो है एक्वायर करते हैं, और फिर उसके बाद मुंबई, मुंबई से दमन, दीव, गुजरात, ये पूरे रीजन तक ये लोग पहुँच जाते हैं। तो ये बहुत कम समय में, और जितने भी इम्पोर्टेंट पोर्ट्स थे पोर्ट्स थे जैसे कि पोर्ट्स ऑफ उन क्षेत्रों में भी इनका नियंत्रण हो गया। और मैंगलोर, कन्नौर, कोचीन, कालीकट, ये सारे एज अ ट्रेडिंग पोस्ट डेवलप हुए इनके टाइम। और इनका बस एक ही था कि मालाबार कंसोलिडेटेड नहीं था, ये एक ड्रॉबैक था। लेकिन इन्होंने अभी तक जो भी नियंत्रण किया, वो इतना, यानी कि इतना इनफ था कि जितने भी उस एरिया में जो मसाले पर जिनका नियंत्रण था, ये उन पर नियंत्रण कर सकें। और इन्होंने अपना नियंत्रण जो इतने कम समय में फैलाया, और इसके अलावा इन्होंने अपने मिलिट्री पोस्ट और सेटलमेंट भी स्टैब्लिश किए। ये इनका बहुत ही कम समय में इनका इतना जो नियंत्रण हुआ था, बहुत स्ट्रेटजिकली इम्पोर्टेंट था। इनका इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ चुका था कि ये लोग यहाँ के लोकल पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व होने लगे थे एज अ बैलेंस ऑफ पावर। तो यहाँ पर जैसे कि विजयनगर और डेक्कन सुल्तान जो थे, इनके बीच कुछ होता तो इनके बीच आ जाते हैं, एज ए बैलेंस ऑफ पावर का काम करते हैं। और डेक्कानीज और मुगल्स के बीच में कुछ होता तो उनके बीच आ जाते हैं, मुगल्स और मराठास के बीच कुछ होता तो वहाँ इनका इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा था, और ये बहुत ही कम समय में यहाँ पर इतना अपना इन्फ्लुएंस बनाए हुए थे। अब हम बात करते हैं पोर्तुगीज एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। अभी तक हम 2 पॉइंट कवर कर चुके हैं, फेवरेबल कंडीशन फॉर पोर्तुगीज एंड पोर्तुगीज स्टेट। तो अब हम बात करते हैं पोर्तुगीज एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो देखिए हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन होता था पोर्तुगीज में? वाइसराय होता था, वाइसराय, हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, वाइसराय। और इसको असिस्ट करने के लिए कौन होते थे? सेक्रेटरी होते थे, सेक्रेटरी, सेक्रेटरी होते थे। फिर बाद में यहीं पर काउंसिल भी आ गई थी, काउंसिल, काउंसिल। एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट था, जो वेडोर डा फजेंडा, क्या नाम था? वेडोर, वेडोर डा फजेंडा, वेडोर डा फजेंडा। वेडोर डा फजेंडा क्या था? इसका काम क्या था? ये रेवेन्यू को देखता था, रेवेन्यू से रिलेटेड मामलों को देखता था पूरा, रेवेन्यू तो पूरा देख रेख करता था कि कहाँ कितना क्या आ जा रहा है, ये सारा चीज इसके नियंत्रण में होता था, रेवेन्यू।
इसके अलावा एक और काम ये देखता था कि कौन सा कार्गो सामान जो है, कार्गोस क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, कितना डिस्पैच हो रहा है, कितने फ्लीट यहाँ से जा रहे हैं, जहाजी बेड़ा यहाँ से जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो ये पूरा इसका देख रेख का काम था। और इनका जहाँ जहाँ पर भी ये पोर्तुगीज गए हैं, वहाँ पर क्या था कि जो फोर्ट्रेस होता था, जो किले होते थे, जैसे कि चाहे वो अफ्रीका से लेकर के चाइना तक, जितने भी इनके नियंत्रण में फोर्ट्रेस होते थे, किले होते थे, उसको कौन देखता था? उसको देखने के लिए वहां पर अपॉइंट किए जाते थे कैप्टन्स। कैप्टन्स होते थे। और कैप्टन को कौन असिस्ट करता था? असिस्ट कौन करता था? फैक्टर होते थे। ये फैक्टर होते थे। और कभी कभी ये फैक्टर जो है काफी पावरफुल भी हो जाते थे। तो फोर्ट्रेस जितने भी होते थे वहां पर ये किसके नियंत्रण में होते थे? कैप्टन्स के। कैप्टन्स। और कैप्टन्स को कौन असिस्ट करते थे? फैक्टर्स होते थे। और ये फैक्टर्स कभी कभी काफी ज्यादा पावरफुल हुए हो जाते हैं। तो इनका पोर्तुगीज का रिलीजियस पॉलिसी क्या थी, हम इस पर भी थोड़ा बात करते हैं। तो पोर्तुगीज जो थे, इन्होंने पोर्तुगीज यहाँ पर अरबों के साथ इनका क्या रुख था? इन्होंने अपना क्या रवैया अपनाया? जो अरब्स थे, अरब और जो हिंदू थे, हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इनका अरब के साथ शुरू से ही 36 का आंकड़ा था। अरब्स को ये कभी टॉलरेट नहीं करते थे। तो अरब्स के प्रति यानी कि इस्लाम के प्रति ये लोग इनटॉलरेंट थे। इस्लाम के प्रति इनटॉलरेंट थे। इनको बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इनटॉलरेंट। और यही ये रवैया शुरू में हिंदुओं के साथ तो ऐसा रवैया नहीं था इनका। हिंदुओं के साथ ठीक ठाक इनका बर्ताव था। और लेकिन बाद के समय में धीरे धीरे हिंदुओं के साथ भी वही रवैया अपनाने लगे जो कि अरबों के साथ था। 1579 में मुगलों ने गोवा के अथॉरिटी को लेटर भेजकर उन्हें इनवाइट करते हैं कि आप अपने सबसे लर्नेड प्रीस्ट को भेजिए। और अकबर के कोर्ट में उन्हें अपने धर्म के बारे में बताने के लिए इनवाइट किया गया। तो ये इस इनविटेशन के लिए पोर्तुगीज बहुत ही खुश थे, क्योंकि उनको लग रहा था उनके लिए एक बहुत ही सही मौका है। और इस मौके का फायदा उठा करके वो अपने क्रिश्चियनिटी का प्रचार और प्रसार करना चाहते थे। वो उनका आइडिया ये था, उनका प्लान ये था कि अगर उन्होंने अकबर को प्रभावित कर लिया और वो अगर क्रिश्चियन धर्म अपना लेते हैं, तो उसके बाद उनके राज्य में सभी लोग क्रिश्चियनिटी को अपना लेंगे। तो इनके पीछे इनके जो खुश होने की वजह यही थी। और इसीलिए इन्होंने बहुत ही खुशी खुशी अकबर के इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हैं और अपनी तरफ से भेजते हैं अपने दो जीसस को, फादर्स को। एक थे रोडाल्फो अक्वाविया, जिनका नाम है रोडाल्फो रोडाल्फो अक्वाविया। इनको सबसे पहले भेजा जाता है अकबर के कोर्ट में। और इनके साथ एक और जाते हैं, उनका नाम था एंटोनियो मॉन्सेरेट। एंटोनियो मॉन्सेरेट। ये अकबर के कोर्ट में पहुंचते हैं, इनका स्वागत सत्कार होता है। इनको भी बहुत अच्छा लगता है। कोशिश थी कि अकबर को प्रभावित करें और उनको क्रिश्चियन धर्म अपनाने पे मजबूर कर दें, लेकिन फेल हो जाते हैं, वहां से वापस चले आते हैं। फिर उसके बाद इस तरह का जो मिशन था फिर से होता है, फिर से बुलाया जाता है। तो अभी ये 1579 था, फिर उसके बाद इनको बुलाया जाता है
तो इस तरह के 3 मिशन कुल बुलाए गए थे। पहला मिशन था 1579 में, सेकंड था 1590 से लेकर 1592 तक, और थर्ड मिशन था 1595। तो ये अलग-अलग जगहों पर ये सारे मिशन कंडक्ट किए गए थे, और उनका जो इंटेंशन था अपनी क्रिश्चियनिटी का प्रचार-प्रसार करना और अकबर को प्रभावित करना। अकबर प्रभावित तो हुए, लेकिन इस कदर नहीं हुए कि वो अपना धर्म को ही बदल लें। तो ये अपने मिशन में फेल हुए थे। फिर उसके बाद प्रिंस सलीम जहांगीर जब मुगल की राजगद्दी पे आ जाते तो उनका क्या इन पोर्तुगीज के प्रति रुख था, हमको ये जानना भी काफी जरूरी रहेगा, और इतिहास को समझने में आसानी होगी। तो जहांगीर जब आते थे, उनका शुरुआती जो कंडक्ट था पोर्तुगीज के प्रति वो थोड़ा सा रूखा सा हुआ था। इन्होंने उनको इतना तवज्जो नहीं दिया, लेकिन बाद में 1606 आते आते इन्होंने थोड़ा सा उनको फेवर्स देना शुरू कर दिया, इन्होंने अलाउ किया, और उन्होंने फिर इन्होंने लाहौर में अपना चर्च भी बनाने का इनको परमिशन मिल गया। तो एट लाहौर में लोग चर्च अपना बनाते हैं। फिर उसके बाद इनके टाइम में ही इतना फ्रीली ये लोग अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे, खुलेआम बैप्टिज्म यानी कि अपने धर्म का धर्मांतरण कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे, लोगों को क्रिश्चियन में बदल रहे थे क्रिश्चियनिटी के लिए। तो ये सारी एक्टिविटी बहुत ही खुलेआम चल रही थी उस वक्त, और ऐसा लग रहा था पोर्तुगीज को कि जैसा जहांगीर का कंडक्ट है, यानी जैसा वो व्यवहार कर रहे थे, वो उससे इनको उम्मीद जगने लगी कि जहांगीर को हम क्रिश्चियनिटी में बदल लेंगे। लेकिन ये इनकी गलतफहमी थे, ऐसा कुछ नहीं था। जहांगीर इनके मतलब उन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। अभी तक हमने देखा कि जहांगीर का जो शुरुआती रुख था पोर्तुगीज के प्रति, थोड़ा सा उनके फेवर में नहीं था। बाद में उन्होंने अपना इरादा बदला और उनका उनका फेवर दिया, और फिर उसके बाद धीरे धीरे चीजें बदल रही थी। और अब हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि पोर्तुगीज लूज फेवर विद द मुगल्स। तो ऐसा पोर्तुगीज ने क्या किया जिसकी वजह से इन्हें जो मुगल फेवर मिलता था वो भी मिलना बंद हुआ। तो इस बात को समझने के लिए सबसे थोड़ा सा हमको हिस्ट्री देखेंगे कि कैसे क्या हुआ था उस दौरान, कंटेम्परेरी इशू क्या हुए थे। तो सबसे पहले देखिए विलियम हॉकिंस आते हैं यहाँ पर 1608 में। विलियम हॉकिंस ये एक ब्रिटिशर्स थे। हॉकिंस ये विलियम विलियम हॉकिंस जब आते हैं तो एक शिप था इनका, कभी कभी ये भी पूछ लेता है इनके शिप का क्या नाम था, हेक्टर। तो अपने हेक्टर शिप से इंडिया पहुंचते हैं। वे डायरेक्ट कहाँ पहुंचते हैं, ये पहुंचते हैं सूरत 1608 में। देखिए, तो विलियम हॉकिंस 1608 में सूरत पहुंच जाते हैं। अब ये अपने साथ एक लेटर लेके आए थे, अपने राजा के द्वारा इशू किया हुआ एक लेटर। उस लेटर में क्या था, उस लेटर में परमिशन मांगने के लिए था कि ट्रेड करने के लिए। तो विलियम हॉकिंस जब आते हैं तो हम अपने हाथ में लेकर के एक लेटर आते हैं, लेटर लेकर के आते हैं, और कुछ गिफ्ट भी लेकर के आते हैं, और इसको टर्किश लैंग्वेज आती है। देखिए, टर्किश लैंग्वेज आती है, और साथ ही साथ तो इस दौरान जब विलियम हॉकिंस यहाँ पर सूरत पहुँचते हैं तो पोर्तुगीज अपनी पूरी कोशिश करता है कि ये किसी भी प्रकार से मुगल कोर्ट ना पहुँचे। मुगल कोर्ट पहुँचने से पहले उसके लिए बहुत सारी दिक्कतें इन्होंने रखी, हर तरह से इसको डिस्टर्ब करने की, रोकने की कोशिश किए। लेकिन जब ये किसी तरह वहां पर पहुंच जाता है तो ये मुगल कोर्ट, उस समय कंटेम्प्रेरी रूलर कौन था, जहांगीर थे। जहांगीर जहांगीर
मुगल की राजगद्दी में बैठे हुए थे जहांगीर। और जब ये जहांगीर के पास जाते हैं तो उसको एक लेटर देते हैं। ये हमारे विलियम हॉकिंस जहांगीर के कोर्ट में गए और एक लेटर देते हैं। तो इस लेटर के जरिए वो परमिशन मांगते हैं कि ये हमारे किंग के द्वारा भेजा हुआ लेटर है, जिसमें हम आपसे परमिशन मांगते हैं यहाँ से ट्रेड करने की। तो अपने साथ ये गिफ्ट भी लाए थे, अपने साथ गिफ्ट भी लेके आए, उसको भी दे दिए। और सबसे जो अच्छी बात थी, आपको समझना चाहिए कि इस विलियम हॉकिंस को टर्किश लैंग्वेज आती थी। देखिए, लैंग्वेज का प्रभाव बहुत होता है। आप कभी भी किसी दूसरी जगह जाएंगे और जिसकी भाषा आपकी भाषा से अलग हो, तो अगर आप उसकी भाषा में बात करेंगे ना, तो वो अंदर से बहुत ही अच्छी फीलिंग्स आती है, एक अपनापन का फीलिंग आती है। और इस चीज़ का प्रभाव देखने को मिला। तो इससे ये जो जहांगीर थे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। विलियम हॉकिंस इतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि इसे डायरेक्ट मनसबदार बना देते हैं। इसे विलियम हॉकिंस को मनसबदार अपॉइंट करते हैं। मनसबदार कितने का? 400 का। तो ये मनसबदार ऑफ 400, इसकी सैलरी भी फिक्स कर दिए। इसकी सैलरी कितना होगा? इसका सैलरी जो था 3000, 30,000, सॉरी, ये 30,000 सैलरी था, जिसको इसने कभी लिया नहीं था सैलरी को। और इसको क्या चीज़ का यहाँ पर इसकी शादी हो जाती है। विलियम हॉकिंस की शादी होती किसके साथ होती है? आर्मेनियन क्रिश्चियन था, एक आर्मेनियन क्रिश्चियन, उसकी लड़की से मुबारिकेशा के साथ, मुबारिकेशा के साथ इसकी शादी होती है। मुबारिकेशा, मुबारिकेशा के साथ इसकी शादी हो जाती है। तो ये था अभी तक विलियम हॉकिंस का अच्छा खासा स्वागत सत्कार हुआ, मनसबदार अपॉइंट हो गया, उसकी शादी भी करवा दी। लेकिन अब आते हैं इसके मेन मुद्दे पर। क्या ये सब करने के लिए वो आया था? नहीं, ये तो यहाँ पर इसको बाय डिफॉल्ट ऐसे ही मिल गया। देखो, तो देखो, ये इसका मेन इंटेंशन था कि ये सूरत में फैक्ट्री लगाने की परमिशन मांगना चाहता था विलियम हॉकिंस। तो विलियम हॉकिंस का जो रीच आउट था वो इतना अच्छा था कि आप देख ही लिए कि उसकी वजह से क्या क्या हुआ। लेकिन जब इसको ट्रेडिंग परमिशन मांगने की बात आती थी, तो थोड़ा सा मुगल जो जहांगीर थे उसके बात में फ्लैक्चुएशन होता था। वो कभी पोर्तुगीज की बात में आ जाता और कभी उसे परमिशन दे देता। तो इस चीज़ से वो काफ़ी परेशान हो चुका था और 1609 में यहाँ से वापस चला जाता है। 1609 में विलियम हॉकिंस वापस चला जाता है 1609 में। लेकिन इसके बाद 1611 1611 में इसको परमिशन, ट्रेड करने की परमिशन में मिल जाती। कहाँ से? मसूलीपट्टनम से। तो मसूलीपट्टनम से ट्रेड की तो परमिशन मिल जाती है, लेकिन यहाँ कोई परमानेंट नहीं था, ये टेम्परेरी था 1611 में। और इनको जो परमानेंट फैक्ट्री लगाने का जो परमिशन मिला था वो था 1613 में। 1613 में जब थॉमस बेस्ट आते हैं, थॉमस बेस्ट। तो जब थॉमस बेस्ट आते हैं तो होता क्या है कि थॉमस बेस्ट की एंट्री बहुत ही जोरदार होती है। ये आते ही सबसे पहले पोर्तुगीजों को धूल चटाते हैं। थॉमस बेस्ट पोर्तुगीज को धूल चटा देते हैं। और जब ये खबर मुगल कोर्ट में पहुंचती है कि कोई अंग्रेज आया है और पोर्तुगीजों को हरा दिया है, तो इस बात से जहांगीर बहुत ही खुश हो जाते हैं। जहांगीर के खुश होने से के बाद ही इनको सीधा परमिशन दे देते हैं कि अरे आप बिल्कुल, आपको परमिशन चाहिए फैक्ट्री लगाने का, ठीक है हम आपको देते हैं, आप जाइए सूरत में फैक्ट्री लगा लीजिए अपनी। तो ये सारा इंसिडेंट हुआ था सूरत में, फैक्ट्री लगाने का परमिशन डायरेक्ट इस इंसिडेंट के बाद मिल जाता है। तो ये बात अभी तक आपको समझ में आई होगी कि यहाँ पर क्या क्या हुआ।
माफ़ करिएगा, यहाँ पर मैं थोड़ा-सा भावनाओं में बह गया और थोड़ा-सा गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया हूँ। देखिए, यहाँ थोड़ा-सा करेक्शन करेंगे। अ, देखिए यहाँ पर 1611 में मैं शायद बताया था कि 1611 देखिए यहाँ 1611 में जो विलियम हॉकिंस थे, वो मुगल कोड को छोड़ कर के चले गए थे। और 1612 में जब थॉमस बेस्ट आते हैं, 1612 में थॉमस बेस्ट, तब इनको परमिशन मिल जाती है सूरत में फैक्ट्री लगाने की। तो सूरत में फैक्ट्री लगाने की परमिशन 1612 में मिल जाती है, 1612 में। फिर देखिए, यहाँ पर देखिए इस मैप में, ये आपको दिख रहा है, ये 1612 में पोर्तुगीज को यहाँ पर फैक्ट्री लगाने की परमिशन मिल जाती है। अब हम यहाँ पर ये समझेंगे कि अभी तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, लेकिन पोर्तुगीज से नाराज क्यों है? तो नाराज इसलिए होते हैं कि ये थोड़ा सा पोर्तुगीज जो इनका पायरेसी का काम था, एक्ट ऑफ पायरेसी, इस काम में इन्होंने मुगलों को भी नहीं छोड़ा। पायरेसी, लूट लूट मार में, पायरेसी में समुद्री लुटेरे भी होते हैं ये, पायरेसी। तो 1613 में इन्होंने क्या किया था? 1613 में इन्होंने मुगलों के शिप्स को भी नहीं छोड़ा था। जो मुगल के शिप्स थे, उनको भी लूट लूट लिए थे ये लोग, मुगल शिप्स को, मुगल शिप। और इस वजह से जो जहांगीर था, वो गुस्सा हो गया। जब जहांगीर ने देखा कि इनकी इतनी हिम्मत कि इन्होंने हमारे शिप्स में लूट मार की है, इसको अपने कब्जे में ले लिया है, तो यहाँ पर जहांगीर जो है मुकर्रब मुकर्रब खां को भेजते हैं और कहते हैं कि जाओ और इसको ना, इन लुटेरों को सबक सिखाओ। तो वो मुकर्रब खां थे, मुकर्रब खां, मुकर्रब खां को भेजते हैं जहांगीर कि इन लुटेरों को के दिमाग को ठिकाने में लगाओ। तो ये आते हैं मुकर्रब खां। तो इन्होंने जो ये घिनौनी हरकत की थी मुगलों से पंगा लेने की, तो इनको खामियाजा ये भरना पड़ा इसका कि इन्हें जो फेवर मिलता था, वो फेवर मिलना बंद हो गया। और शाहजहां के आते आते ये तो बिल्कुल ही बंद हो गया था। तो इनका जो सपना था कि ये मुगले आजम को भी क्रिश्चियन में बदल देंगे, तो वो सपना सपना ही रह गया। तो शाहजहां के दौरान कम्प्लीटली इनको फेवर बंद हो गया, इनको फेवर मिलना बंद हो जाता है और इनका सपना भी इसी के साथ चकनाचूर हो जाता है। अब हम देखते हैं कैप्चर ऑफ हुगली। तो इनको जो 1579 1579 में जो इम्पीरियल फरमान था, जो यहाँ इनको मिला था, उसी के आधार पर ये लोग नदी के किनारे पर सेटल हो गए थे। और ये जहाँ पर सेटल हुए थे, वो सतगांव के पास में ही था। सतगांव वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, काफ़ी करीब था। और ये लोग वहीं से, जो वहाँ पर ये लोग एक रिवर बैंक यानी कि मतलब नदी के किनारे में वहीं पर सेटल हो जाते हैं और वहीं से ये लोग अपनी सारी ट्रेडिंग एक्टिविटी करने लगते हैं और इतना ज़्यादा उसे डेवलप करते हैं ट्रेडिंग एक्टिविटी के जरिए। और वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी ये लोग बनाते हैं और धीरे धीरे जो ट्रेडिंग सेंटर था, वो शिफ्ट होने लगा। वो ट्रेडिंग सेंटर जो पहले कभी सदगांव हुआ करता था, अब ये लोग जहाँ बसे थे वहाँ पर ये शिफ्ट होने लगा। यानी कि धीरे धीरे अब उस जगह को क्या नाम दिया गया? वो नाम जाना जाने लगा है, हुगली। हुगली, तो हुगली इस तरह डेवलप्ड होता है। तो मैं फिर से बता दूं, तो ये 1579 में जो इम्पीरियल फरमान में कहा गया था कि आप इस फरमान के आधार पर इस नदी के किनारे आप रहिए और यहीं से अपना ट्रेड एक्टिविटीज करिए। ये लोग वहीं पर बस जाते हैं और वहाँ से ट्रेड एक्टिविटीज करते हैं।
और इतना डेवलप करते हैं कि वहाँ बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें सब कुछ बनाने लगते हैं और उस जगह का नाम हुगली हुगली के नाम से जाना जाने लगा। फिर उस क्षेत्र में जितने भी जहाँ पर नमक मैन्युफैक्चर होते थे उस पर इनका मोनोपोली था। नमक के मैन्युफैक्चर पर इनकी मोनोपोली थी और साथ ही साथ इन्होंने कस्टम हाउस भी बना लिया था। देखिए, सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग में इनका मोनोपोली था, ठीक है? और इन्होंने अपना कस्टम हाउस भी बनाया। कस्टम हाउस कस्टम हाउस बना लिया जहाँ से ये लोग अपना रेवेन्यू जनरेट करते थे। तो अभी तक इन्होंने जितना किया वो तो ठीक था, लेकिन जो मेन मुद्दा है इस बात को समझने का कि अभी मुगलों के साथ हमने देखा वहाँ पर कि कैसे डायरेक्ट मुगलों के मामले में इंटरवीन करने लगे थे। मतलब कि मुगलों के शिप्स को इन्होंने कैप्चर किया, ठीक है? तो वहाँ मुकर्रम खां को भेजा गया था। अब यहाँ पर क्या हुआ था हुगली में एक्चुअली, तो हुगली में देखो इन्होंने धीरे धीरे हुगली को डेवलप किया, कस्टम हाउस बनाया, ट्रेड करिए, वहाँ से ट्रेड एक्टिविटीज अपनी मोनोपोली क्रिएट किया। और इसके साथ ही लोग यहाँ से स्लेव ट्रेड में इन्वॉल्व हो गए थे। यहाँ के बच्चों को ये लोग ट्रेड करते थे, हिंदू स्लेव ट्रेड, जिसमें बच्चों को ये लोग पकड़ते उनका ट्रेड करते थे। और इसी चक्कर में ये लोग क्या हुए थे कि इन्होंने मुमताज महल की दासियों को भी किडनैप कर लिया। मुमताज महल, जो मुमताज महल थी उनकी जो दासियां थी, दासियां, उनको ये लोग पकड़ लेते हैं। जब ये बात मुगल सम्राट को पता चलता है तो उन्होंने, यानी कि उस समय जो शाहजहाँ थे, उन्होंने ऑर्डर देते हैं काजिम खां को कि जाइए और इनको सबक सिखाइए। तो काजिम खां इसको हराते हैं और हुगली को कैप्चर कर लेते हैं वापस। तो आज हम अपना वीडियो यहीं तक रखते हैं क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। लंबी होने की वजह ये है कि हमने शुरुआत में जो टाइम लिया वो उसको रिवाइज करने का, तो इस वजह से ये वीडियो लंबी हो गई है और इसका फ़ायदा भी मिलेगा। आज जो भी इसको देखेंगे पूरा देखेंगे। तो आज के लिए यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।